हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 25 और पढ़ेंगे और 26 भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दिया करिए, और अगर आपको चैनल में समझ आता है कि जुडिशरी के लिए मुझे हेल्प मिल जाएगी तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम लोग बात करेंगे आज सेक्शन 25 और 26 की बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट का, और ये दोनों सेक्शन लायबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए, जो सेक्शन 25 है ये भी लायबिलिटी की बात करता है, सेक्शन 26 है ये भी लायबिलिटी की बात करता है। तो पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 25 जिस लायबिलिटी की बात करता है वो फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी की बात करता है कि फर्म की के जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी के लिए कैसी होती है। तो सेक्शन में ही बताया गया है कि इनकी लायबिलिटी ज्वाइंटली भी होगी और सेवरली भी होगी। और जो सेक्शन 26 है वो लायबिलिटी की बात करता है फर्म के ही पार्टनर के द्वारा अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया गया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया गया है, कोई ओमिशन कर दिया गया है, तो इसके लिए भी जो लायबिलिटी होगी थर्ड पार्टी के लिए वो फर्म होगी। तो फर्म को इसमें लायबल बनाया गया है। तो हम पहले 25 को पढ़ लेते हैं। ये दोनों लायबिलिटी से संबंधित है, याद रखिएगा। और यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है, नोट कर लो इस बात को, पूछा जाता है। 25 तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और 26 से तो प्रॉब्लम ही दे देते हैं कि अगर ऐसा है तो आप उसको हल करिए। तो देखिए 25 में कहा गया है लायबिलिटी ऑफ, ये इसका हेड है, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के कार्यों के लिए पार्टनर की लायबिलिटी आपको तय करनी है इसमें। तो ये कहा गया कि इनकी जो लायबिलिटी होगी, नोट कर लीजिए, ज्वाइंटली एंड सेवरली, ये लायबिलिटी होगी इनकी। इसको समझेंगे हम लोग अभी। और ये जो लायबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली होगी वो फॉर ऑल एक्ट्स, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं कि कुछ ही कार्यों के लिए, फर्म के सभी कार्यों के लिए जो लायबिलिटी होगी वो सभी पार्टनर के लिए ज्वाइंटली और सेवरली, संयुक्त भी, कलेक्टिवली भी हो सकती है और सेवरली भी हो सकती है। दोनों तरह की लायबिलिटी होगी इनके पास। और ये फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, और ये जो एक्ट्स हैं, ये शर्त इसमें बस यही है कि ये जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी तो ये जो एक्ट है वो डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जब तक वो पार्टनर है। समझिएगा, सेक्शन 25 में फर्म के कार्यों का दायित्व पार्टनरों का कैसा होगा ये सेक्शन 25 में बताया गया है। तो कहा गया कि जो पार्टनर की लायबिलिटी होगी फर्म के सभी कार्यों के प्रति वो ज्वाइंटली और सेवरली होगी, और वो पार्टनर तभी लायबल होगा जब वो उन कार्यों को
किया है और वो फर्म का मेंबर है व्हाइल ही इज ए पार्टनर। काम करते समय उसे फर्म का पार्टनर होना चाहिए, ये बताया गया। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी फर्म में मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, ठीक है, और इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी है 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। तो ये अगर सेवरली लाइबल होंगे तो 20 ये तो इनकी सेवरली हो गई, और इनकी जो कलेक्टिवली बनेगी यानी कि ज्वाइंटली बनेगी वो ये बनेगी। तो या तो वो सारे मेंबर जो 5 मेंबर है फर्म में 20 दे देंगे, जितनी भी लाइबिलिटी हो यहां पर जो भी लाइबिलिटी होगी उसके 5 हिस्से हो जाएंगे बराबर, तो ये सेवरली हो गई। तो या तो वो इतना इतना करके दे दे, अपना अपना हिस्सा दे दे हुए, या फिर सब मिला करके इतना दे दे हुए। ये कह रही है सेक्शन 25, और कुछ नहीं कह रही है। इस तरह की लाइबिलिटी होगी, और ये पार्टनर्स फर्म के पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी। अब सेक्शन 26 देख लेते हैं। सेक्शन 26 में ये कहा गया कि अगर यही मेंबर जो फर्म का मेंबर है ये कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या इससे हो जाता है या कोई ओमिशन इससे हो जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी किस पर जाएगी? तो उसकी लाइबिलिटी भी फर्म पर ही जाएगी। तो इसमें कहा गया लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। तो यहां पर पार्टनर की लाइबिलिटी तय करनी है, और इस पार्टनर ने क्या किया है? कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है या कोई ओमिशन कर दिया है, और ये जो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है उसने किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये देखिए, ये जरूरी है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में ये पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट इससे हो जाता है या कर देता है या ओमिशन कर देता है, तब ऐसी कंडीशन में उस थर्ड पार्टी के प्रति फर्म लायबल होगी। 26 कह रही है कि फर्म को लायबल बनाया गया है, और फर्म उसी सीमा तक लायबल होगी जिस सीमा तक वह पार्टनर लायबल होगा। यानी कि सेक्शन 26 में लिखा गया है द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर, ये 26 में लिखा गया है। तो फर्म भी उसी सीमा तक लायबल होगी जिस सीमा तक वो पार्टनर लायबल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसको भी आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स एक फर्म का पार्टनर है, और ये वाई जो थर्ड पार्टी है इससे कोई डीलिंग करता है। अब इससे जो डील करता है, तो इसने कहा कि कुछ गुड्स हमें डिलीवरी कर दीजिए और उसका जो पेमेंट है वो अमुक समय तक मिल जाएगा। अब वाई ने तो डिलीवरी कर दी, लेकिन एक्स ने जो टाइम दिया उस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं किया, डिले कर दिया।
और कुछ ज्यादा डिले कर दिया, जिससे इसको कुछ इंजरी हो गई, कुछ इसको क्षति पहुंच गई। तो अब इस क्षति को कौन पूरा करेगा? तो इस क्षति को वो फर्म पूरा करेगी। तो फर्म को इसमें लायबल बनाया गया है और उसी सीमा तक बनाया गया है जिस सीमा तक वो पार्टनर है फर्म का, जिसने ऐसा किया है। तो ये 26 में बताया गया है। प्रॉब्लम भी इससे आ जाती है। तो 25, 26 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एमसीक्यू में पूछे ही जाते हैं। तो मैं जितने भी सेक्शंस पार्टनरशिप एक्ट से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। आप पेपरों को उठा करके देख लीजिएगा। तो आप अपने कंसेप्ट को सेक्शन वाइज क्लियर कर लीजिए, किन किन सेक्शनों में क्या क्या है। जैसे कि 25, 26 में लायबिलिटी की बात की गई है, तो किस किस तरह की लायबिलिटी है। इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया उसमें भी मैंने बताया कि इफेक्ट की बात की गई है, तो किस किस तरह के इफेक्ट है। इसके ठीक पहले वाले सेक्शन इफेक्ट की बात करते हैं, 23 और 24 इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक, उसके ठीक पहले जो सेक्शन है उसको आप देखिए। उसमें जो 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, इन सब पर मैं वीडियो दे चुका हूं। इनको जानने समझने के लिए आप मेरे पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, और मेरा चैनल आपकी हेल्प कर सकता है तो फिर आप मुझको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियो टाइम टू टाइम देता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।